जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप सभी की तरह अनमोल नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि इस महफ़िल में आए हुए हर पर्सनैलिटी अपने आप में एक कोहिनूर है। तो आप सभी का तहे दिल से वेलकम है और मैं आज की होस्ट और आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस की दोस्त आकांक्षा पटेल तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है और दिल से चरण स्पर्श है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने घरों में व्यस्त होंगे। और आज के सेशन की चलिए शुरुआत करते हैं और आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम सब यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए, जहाँ से चलकर हमारे देश का फ्यूचर जुड़ा हुआ है और जहाँ से हमारा देश का लोकतंत्र भी जुड़ा हुआ है। यस, अपने बारे में बता दूं, नाम से आकांक्षा पटेल, बेसिकली बिलोंग करती हूँ मिर्जापुर सिटी से एंड आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। यस, और उसी के साथ साथ आज हम सभी जिस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप सभी का सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस गेमिंग सेशन में। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और उसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि इस प्रोग्राम में आप सभी कनेक्टेड हुए हैं, तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है, हर स्पीकर्स को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा कि 20 मिनट्स में वो अपनी बातों को खत्म करने का कोशिश करें। बिकॉज टाइम की पंक्चुअलिटी को हर किसी को ध्यान देना है, तो फिर हमें टाइम को लेकर के चलना होगा। तो 20 मिनट्स हर किसी के पास रहेंगे, तो उसे ध्यान में रख करके हमें अपने काम को करना है। और आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वो द टीचर्स थॉट चैनल द्वारा। सबसे पहले उनका थैंक्स करना चाहूंगी और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया और आज सभी के बीच खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया। हु इज नन अदर देन वन एंड ओनली रिस्पेक्टेड डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी सर। यस सर, क्या दिल से थैंक्स करना चाहूंगी आपका। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर गिविंग सच एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और तो चलिए, आप सभी को मैंने सब कुछ बता दिया है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। और उसी के साथ साथ एक और है कि आप सभी को पता है हमारी जो जूम मीटिंग होती है वो 40 मिनट्स के बाद एंड हो जाती है। तो आप सभी को दोबारा से यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है उसी लिंक से। किसी अगर कोई भी लीव होता है तो 40 मिनट्स के बाद, बिकॉज हमारी जो मीटिंग होती है वो फ्री होती है, तो वो एंड हो जाती है। तो आप सभी यहाँ पे कनेक्ट हो जाइएगा। और जैसा कि अब आज का टॉपिक है शिक्षक और लोकतंत्र, यानी टीचर्स एंड डेमोक्रेसी। तो फिर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन डेमोक्रेसी, आज का टॉपिक है ये। यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका है आज के इस लोकतंत्र में, हमें ये जानना है। ये आज यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। आज लोगों के विचार विमर्श को यहाँ पर हम जानेंगे, सुनेंगे और देखते हैं कि क्या क्या निकल करके आता है यहाँ पर, आज क्या क्या बातें जानने को मिलती है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। सो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज क्रिएटेड बाय पीपल्स। इज इट ट्रू? इफ यस, तो क्या जनता को, लोगों को, लाइक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, क्या उनको अपना राइट मिल पा रहा है इस लोकतंत्र में? क्या स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को अपना राइट, अपना हक, अपना अधिकार मिल पा रहा है? और उसी के साथ साथ अब बताएं व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन डेमोक्रेसी। लाइक आज अगर देखा जाए तो एक टीचर की क्या भूमिका होती है डेमोक्रेसी में। अगर एक टीचर देखा जाए तो टीचर की ये भूमिका होती है कि टीचर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल होता है टीचर का डेमोक्रेसी में। बिकॉज अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को इफेक्टिव नॉलेज देना चाहता है, इफेक्टिव स्टडी प्रोवाइड कराना चाहता है, तो वो तभी प्रोवाइड करा पाएगा जब वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो एक टीचर कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रहा है इफेक्टिव नॉलेज देने की। सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी में रोल है टीचर, यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव करे ताकि स्टूडेंट जो कि है वो ज्यादा इफेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड की जा सके उन्हें। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स को बेटर स्किल्स लाइक पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। उसी के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये डिसाइड किया जाए कि स्टूडेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम होना कैसा चाहिए। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट को एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। यस, यानी कि क्रिएटिव इन्वायरमेंट रहेगा, जाहिर सी बात है तभी स्टूडेंट अच्छे से क्रिएटिव माइंडेड होकर के पढ़ाई कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स को मिल पा रही है। क्या वाकई में आज टीचर्स वो प्रयास कर रहे हैं, और अगर टीचर्स प्रयास कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है। आज हमारे बीच कनेक्टेड है बहुत सारे यहाँ पर ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज, ऐसी ग्रेट स्पेशलिस्ट जिनसे हमें जानने का मौका मिलेगा कि उनके विचार क्या है, उनके विमर्श क्या है। तो आइए जानते हैं और चलते हैं कुछ ऐसे ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज के पास और हम जानेंगे आज का ये पूरा का पूरा आखिर इस टॉपिक के बारे में उनके क्या विचार हैं, उनके क्या मतभेद हैं। हेलो, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है आकांक्षा।
Yes, sir. Yes, I am here. Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. तो चलिए आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच में कॉल करना चाहूंगी एक ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी को, एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को, एक ऐसे स्पेशलिस्ट को जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आज हमारे बीच कनेक्टेड हैं और उनका तहे दिल से वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। So now the time has come for listening a very great personality and a great scholar who is PhD professor of English language and literature not only in India, in fact Yemen, Libya and Saudi Arabia. He has published poems, short stories, research papers, books and contributed an article and Asian American writers in the Greenwood Encyclopedia of Asian American Literature. Yes, so everyone, please welcome on the screen a very respected personality, a very genius personality, who is none other than one and only respected Professor Anil Prasad sir. Yes sir, welcome on the screen sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार से प्रोग्राम में सर। Most welcome sir. Thank you very much. Thank you very much for your generous introduction, Akanksha, and your eloquence that is very mesmerizing, and you will go a long way. I wish you all the best. You have said many good things introducing the topic, and the topic is so important. It is so relevant in today's context, and you have started and you have set the ball rolling. That's a great thing. मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए कि हिंदी में। हिंदी में जी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मैं सर्वप्रथम द टीचर्स थॉट चैनल के प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी और संयोजक डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही सभी आमंत्रित विशिष्ट विद्वत जन को प्रणाम करता हूं और सभी सुधी जन जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं। बड़े गर्व की बात है कि टीचर्स थॉट चैनल पर पिछले दिनों समय समय पर अत्यंत सारगर्भित चर्चाएं महत्वपूर्ण विषयों पर होती रही हैं। आज का विषय जैसा आकांक्षा ने बताया, शिक्षक और लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके दो अवयव हैं, दो एलिमेंट्स हैं, शिक्षक और लोकतंत्र। मैं लोकतंत्र की परिभाषाओं को देना नहीं चाहता हूं, उसमें काफी समय लगेगा और हम सभी जानते हैं। और जैसा आकांक्षा ने इस विषय को प्रतिपादित किया, अगर इसको विस्तारित किया जाए तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका है लोकतंत्र में, शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है शिक्षा प्रदान करने के दायित्व को लेकर, क्योंकि इस दायित्व का निर्वहन शिक्षक ही करते हैं। अपने ऋषि महर्षियों की तरह शिक्षक एक दृष्टा, एक विजनरी, एक पथ प्रदर्शक, पाथ फाइंडर हैं जो नई उभरती पीढ़ी को सही दिशा निर्देश देते हैं, चरित्र निर्माण में, ज्ञानार्जन में। उसके साथ ही जितने डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वैल्यू हैं, सहिष्णुता, समानता, नेतृत्व की क्षमता और जैसा आकांक्षा ने कहा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इनोवेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, का विकास विद्यार्थियों में करना शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इन जिम्मेवारियों का निर्वहन वही शिक्षक कर सकता है जो चरित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान होने के साथ साथ वेल इक्विप्ड भी हो, जो आज के युग में तकनीकी शिक्षा से भी लैस हो। क्योंकि एक शिक्षक क्लासरूम इकोलॉजी, जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसका निर्धारक होता है, उसका मॉडरेटर होता है। और पूरे विश्व में देखा जाए तो शिक्षक
और शिष्य का जो संबंध है क्लासरूम के अंतरफलक पर, इंटरफेस पर, वो एक यात्रा है अथॉरिटी से डेमोक्रेटाइजेशन की, जो यात्रा है पैरोटिंग, रटने की कला, रोट मेमोराइजेशन से लेकर के कोलैबोरेटिव लर्नर सेंटर्ड लर्निंग की यात्रा है, जहां आज शिक्षक, आज लोकतांत्रिक संदर्भ में जिनको गाइड कहा जाता है, और टू बी मोर प्रिसाइज उनको फैसिलिटेटर कहा जाता है, जो क्लासरूम में सुविधा प्रदान करते हैं, और वो क्लासरूम को एक लोकतांत्रिक ढंग से जो क्लासरूम को चलाते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं या और सारी सुविधाओं को देते हैं अपने विद्यार्थियों को, तो उस स्थिति में एक टीचर को वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसको तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम होना चाहिए। अगर विषय और व्यक्तित्व में जो शिक्षक कमजोर हो, शिथिल हो, दृष्टिहीन हो, दिशाहीन हो, और उसको अपने कर्तव्य के निर्वहन में सफलता नहीं मिल सकती है। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, इस कोरोना संतप्त विश्व में, जहां विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका विक्टिम है, बहुत सी सुविधाओं से वंचित है, ज्ञानार्जन, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, सृजनात्मक सुविधा, इन सारी चीजों से वो वंचित है, उसमें आज शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप लोग देखते होंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या हाइब्रिड टीचिंग हो रहे हैं, जिससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, जो कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के आ जाने से और स्थिति खराब हो गई है, उसमें आप देखेंगे कि हाइब्रिड टीचिंग के युग में मैं एक शिक्षक की कल्पना श्री कृष्ण की तरह करता हूं, जो अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ करके एक में सुदर्शन चक्र लिए रहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, जिससे वो अज्ञानता के राक्षस का वध करते हैं, और दूसरे हाथ से अन्य उपकरणों का सदुपयोग टीचर करता है, इनोवेशन करता है, नवाचार करता है। और यही तो आज के शिक्षक से हम की अपेक्षा करते हैं, जिससे आज का शिक्षक अपने को सतत एडेप्ट और अपडेट करे। और इसी को जॉन ड्यूई ने 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े शिक्षाविद, शायद ये टॉपिक उनकी किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का एक रिफ्लेक्शन है, जो उनकी किताब शायद 1912 या 11 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने कहा है कि टीचर में स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल होना चाहिए, और तभी टीचर सफल हो सकता है क्लासरूम में। मतलब उसको अपने को एडेप्ट और अपडेट करते रहना है। और वो कहते हैं कि ए टीचर शुड नॉट बी ट्रेन्ड लाइक एन एनिमल, ही शुड बी एजुकेटेड लाइक ए ह्यूमन बीइंग। अब ये नहीं कि उसको एक मशीन की तरह ट्रेनिंग दे दी गई, टीचर मशीन नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ही शुड बी एजुकेटेड लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इस संदर्भ में छात्रों के बीच लोकतांत्रिक गुणों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, इम्बाइब करना टीचर के लिए, शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें जो 4 स्किल्स की पढ़ाई होती है, उसमें एक 5th स्किल जो है कल्चर है, उसकी भी पढ़ाई होती है। और ये सारी चीजें जो है उस कल्चर के अंतर्गत आती हैं। अब हम उन जनतांत्रिक मूल्यों की बात करें, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, जिसको टीचर को लेकर के चलना चाहिए क्लासरूम में, और जो उसका धारक है, जो अपने विषय वस्तु के साथ साथ इन चीजों को भी साथ में डिसेमिनेट करता है, इन चीजों को भी साथ में इम्बाइब करता है, अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को देता है। जैसे स्वतंत्रता है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, समानता, बंधुत्व,
न्यायप्रियता, नैतिकता, एक दूसरे के प्रति आदर, सहनशीलता, सहिष्णुता, परिवर्तन में विश्वास। अगर टीचर अपनों को परिवर्तित नहीं करता है तो वो विद्यार्थी में भी परिवर्तन नहीं ले आ सकता है। और इसी को संस्कृत में कहा गया है कि ज्ञानम व्यवहारम परिवर्तयति, ज्ञान से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। इतिहास की सच्चाइयों के प्रति प्रतिबद्धता। इतिहास क्या है, इतिहास की सच्चाई क्या है? इतिहास का पुनर्लेखन एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनौती है आज के युग में। उसको इस संदर्भ में देखें। सेवा भावना का विकास। आज के युग में एजुकेशन को एक मैनेजमेंट का टूल बना दिया गया है, लेकिन एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए। उसमें सेवा भावना निहित होनी चाहिए, सभी वर्गों की उन्नति होनी चाहिए और व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सारे लोगों की उन्नति होनी चाहिए। कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। हम केवल अपने कर्तव्य और अधिकार की बात करें और शिक्षा की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। सबों के लिए समान अवसर प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा देना, प्रौढ़ शिक्षा देना, शिक्षक का सम्मान देना, नेतृत्व का विकास बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसमें शिक्षा दी जाती है। अगर नेतृत्व का विकास नहीं होगा, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग लीडर्स बने हुए हैं और उनमें लीडरशिप क्षमता नहीं है। एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ए लीडर इज द वन हु knows the way, shows the way and goes the way। तो एक टीचर लीडर होता है। टीचर लीडरशिप की बात आजकल की जा रही है और टीचर एक लीडर होता है, अपने छात्रों को सही निर्देश देता है और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसके उत्तम अभिरुचियों का विकास करता है, विचार की शक्ति प्रदान करता है। अगर विचार नहीं है तो फिर किसी चीज की अहमियत नहीं हो जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। पिछली बार मैं एक वक्तव्य में मैंने इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस की बात की थी। लोकतांत्रिक शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थियों में इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन लेवल, उनका एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इन सभी चीजों को ये करे जिससे कि वो ग्लोबल सिटीजन बने। आज हम एक जगह पर रहते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। ढेरों विद्यार्थी अपने यहाँ के आईटी में और दूसरे क्षेत्र में, बेंगलोर में, पूना में और दूसरे कल्चरल इन्वायरमेंट में रहते हैं और सरवाइव करते हैं। अगर कल्चरल कल्चरल कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो वो नहीं सरवाइव करेंगे। दूसरे की चीजों के प्रति अगर सहिष्णु नहीं होंगे और दूसरे की चीजों को अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इफ दे डू नॉट डिलाइट इन द डिफरेंसेस, तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे और उन्नति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना बहुत, और सबसे अहम बात है नागरिकता का विकास होना। सुयोग्य, सुसंस्कृत, सचरित्र और सुशिक्षित नागरिक का बनाना लोकतांत्रिक शिक्षा का एक अहम उद्देश्य है। उसके साथ अनुशासन, व्यवसायिक कुशलता, ये सारी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज आती है कि स्थानीय चीजों का विकास करें और वैश्विक चीजों का भी उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, जिससे कि हम दूसरे के चीजों को अप्रिशिएट कर सके। और इसी में टीचर का रोल है। वो एक सूत्रधार है, वो एक मित्र है, वो एक पथ प्रदर्शक है और वो इम्पोज नहीं करता है। हमने बात की थी अथॉरिटी की और कोलैबोरेटिव अप्रोच की। वो इम्पोज नहीं करता है अपनी चीजों को, नहीं कहता है कि यही एंड है। वो
इंक्विजिटिवनेस को खोलता है, अपने विद्यार्थियों को इंक्विजिटिव बनाता है, उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज को और प्रसारित करता है और उसको सोचने का, समझने का एक सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है, जिसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें और सेल्फ रिलायंस उनको आए और वो सीख सके। तो ये यहीं पर मैं एक दूसरी तरफ ले जाना आपको चाहूंगा कि ये सारी चीजें यूरोप में 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। जॉन लॉक, रूसो, इन लोगों ने एलिट क्लास के बच्चों के लिए एक पढ़ाई का तरीका अपनाया, जिसको टॉल्स्टॉय ने अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग के माध्यम से अपने आश्रम अस्नाया पोलाना में ये किया। फिर अमेरिका में इस चीज को बढ़ावा दिया गया और अभी हमने जॉन डेवी का नाम लिया था, जो 1916 में उन्होंने अपनी किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी एजुकेशन उन्होंने प्रकाशित की थी, जिसमें सफल नागरिक बनाना और एक सफल नागरिक की चेतना का विकास करना ये उद्देश्य रखा गया था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पिछली बार मैं बहुत देर तक बोलता रह गया था, इसलिए इस बार मैंने काफी इस पर ये करके एक इस विषय को की शुरुआत करता हूं और मैं चाहता हूं कि और जो विद्वज्जन आए हैं वो भी हम लोगों का मार्गदर्शन करें और इस पर प्रकाश डालें। और मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जितने शिक्षाविद हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सिलेबस डिजाइनर्स हैं, इसलिए कि लोकतांत्रिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का बहुत महत्व है और किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किस तरह के शिक्षक होने चाहिए और उस पाठ्यक्रम के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विकास कैसे विद्यार्थियों में हो, ये एक बहुत ही चुनौती भरा प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ मैं दो प्रश्नों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। क्या मेरा पहला प्रश्न है, क्या हम अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं? आजादी के इतने दिनों के बाद, जब 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था, जिसमें 14 वर्ष के तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात हुई थी और दूसरी प्रौढ़ शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की बात हुई थी, जिसमें कोई अभी उतना आशापूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं? हम उद्देश्य को सफल करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इन बिंदुओं पर आप विचार करें। मैं यहीं पर हूं और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने विचार फिर रखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने बहुमूल्य विचार को सीमित समय में यहाँ पर रखा और निश्चित रूप से एक शिक्षक की जो भूमिका है लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन यह भूमिका तभी अच्छी तरीके से निभ सकती है, निभाया जा सकता है जब उसको हर तरह के सपोर्ट मिले। यदि उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल गिर जाता है और वह उस सक्रियता से कार्य को नहीं कर पाता जिस सक्रियता से उसे करना चाहिए। क्योंकि हर किसी चीज के लिए अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो सपोर्टिंग बहुत आवश्यक है, चाहे वो प्रकृति की सपोर्टिंग हो, चाहे वह घर की सपोर्टिंग हो, परिवार की सपोर्टिंग हो, समाज की हो अथवा देश की हो। तो सपोर्टिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम एक दूसरे के सहायक हैं और इसीलिए हम एक दूसरे से मिलजुल करके ही अगर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य बहुत अच्छी तरीके से हमारा निर्वहन होता है। तो आपने वक्तव्य के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकांक्षा। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आपने वाकई में बताया कि आखिर
क्या क्या पॉइंट्स जरूरी हैं, और जैसे कि सर ने बताया कुछ पॉइंट्स बहुत ही अमेजिंग बताए। अगर टीचर्स को इंडिपेंडेंसी मिलेगी तभी टीचर्स सब कुछ कर सकते हैं, और टीचर्स कहीं ना कहीं अपने पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। और नेक्स्ट इसी के बीच मैं कॉल करना चाहूंगी एक ऐसे जीनियस पर्सनालिटी को। अब मौका आ गया है एक और ही, कहते हैं ना, नायाब हीरे कोहिनूर से मिलने का। तो फिर अब वो वक्त आ गया है एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का। तो नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन दिस स्क्रीन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, जिन्होंने पीएचडी की हुई है और जेएनयू से, और बहुत सारी उपलब्धियों के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं, और एक ऐसी पर्सनालिटी। तो आइए सुनते हैं उनकी बातों को, उन्हीं की जुबानी की, उनके क्या थॉट्स, उनके क्या विचार हैं। तो हम जानेंगे, सुनेंगे उनके ही विचारों को। So please, everyone, please welcome on the screen a very respected personality who is none other than one and only Dr. Rishi Bhusha Chaubey sir. Yes sir, most welcome sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद आकांक्षा जी और आदरणीय राम नारायण तिवारी जी, भुवनेश्वर जी, और अभी हमारे जो वक्ता महोदय डॉक्टर अनिल प्रसाद जी और बाकी साथियों, आप सबको नमस्ते। वैभव जी भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। तिवारी जी ने जो विषय रखा तो मुझे बहुत रोचक लगा ये विषय, और आज की परिस्थितियों के अनुकूल भी लगा। तो मैंने अपनी बात को लिख लिया है, और मैं चाहता हूं कि चूंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और मैं कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत ठीक समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो भी मैंने लिखा है वो उसको मैं अब चाहता हूं कि मैं पढ़ दूं, क्योंकि इसे दूसरे तरीके से भी इसका प्रयोग होगा और विद्यार्थियों के बीच में चीजें जाएंगी, और समय की भी बाध्यता है, तो सारी बातें उसमें आ जाएंगी। तो मैं अपनी बात को जो मैंने 1000 शब्दों में लिखा है, ये 5 से 7 मिनट में मैं पढ़ लूंगा। तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। शिक्षक, लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक समाज। एक बहुश्रुत कथन है कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। यहाँ विकास शब्द अनेकार्थी है। इस विकास को यदि व्यक्तित्व और समाज निर्माण के संदर्भ में देखें तो इसमें मुख्य रूप से 3 पक्ष शामिल हैं: भाव व संवेदना का विकास, वैचारिक उन्नति एवं क्रियात्मक व शारीरिक क्षमता का विकास या शारीरिक सक्षमता। यानी संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की परिकल्पना इन 3 धरातलों पर समन्वित विकास बिना संभव नहीं है। इसे हम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के दायरे तक विस्तृत कर सकते हैं। शिक्षा का सीधा संबंध व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण से है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा प्रोजेक्ट व इसमें लगने वाले देश के बजट का लक्ष्य नागरिक निर्माण है। नागरिक यानी लोकतांत्रिक चेतना से संपन्न जागरूक व्यक्ति। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, नागरिक यानी लोकतांत्रिक चेतना से संपन्न जागरूक व्यक्ति। एक ऐसा वोटर जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति न सिर्फ सजग हो बल्कि क्रियाशील भी हो। आम लोग या भीड़ से अलग होता है यह नागरिक समूह। अंग्रेजी में जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, उसे ही हम आगे नागरिक समाज कह के अपनी बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी आगे की बातचीत में सिविल सोसाइटी के लिए नागरिक समाज शब्द का प्रयोग करूंगा, और नागरिक किसे मैं कह रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया। आधुनिक युग यानी पिछले 300 वर्षों में देश दुनिया में जो भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई, उनके पीछे मुख्य रूप से यह नागरिक समाज ही है। व्यक्ति कल्पना ही सामूहिक आकांक्षा का रूप लेती रही है, और यह व्यक्ति सपना ही भावी आविष्कारों की जननी बनी। छपाई मशीन से लेकर आज के वर्चुअल दुनिया की आखिरी शब्द में वो दे, आखिरी जो है,
छपाई मशीन से लेकर आज के वर्चुअल दुनिया की तकनीक इसी बात की गवाही है। प्राचीन गुरुकुल से लेकर आधुनिक विश्वविद्यालयों के निर्माण के पीछे भी यही नागरिक चेतना और समाज रहा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी सत्ताओं ने सत्ता के मद में अधिकांशतः अपने यश वैभव के लिए फिक्रमंद रहते हुए गैर जरूरी व आत्म प्रदर्शन की भावना से प्रेरित होकर कार्य किए हैं। इतिहास महलों, धार्मिक इमारतों और विजय स्मारकों से भरा पड़ा है। अभी हमारे देश में भी एक स्मारक बना है। लोकतंत्र की पूरी परिकल्पना ही नागरिक समाज की सामूहिक आकांक्षा और इसे पाने के लिए किए गए प्रयासों से निर्मित है। लोकतंत्र अन्य सभी सत्ता रूपों से यदि अलग व विशिष्ट है तो इसलिए ही कि यह नागरिकों के द्वारा नागरिकों का शासन रूपी अवधारणा के अधीन है। हमें स्वयं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसमें भी दो मत नहीं कि हमारी गिनती दुनिया के सफल लोकतांत्रिक देशों में होती है। हमारे लोकतंत्र का इतना मजबूत होना कोई चमत्कारिक बात नहीं है, यह सदियों की सचेत नागरिक प्रयासों की ही देन है। गौरतलब है कि औपनिवेशिक दौर ने दुनिया में लोकतंत्र की वैचारिकी और इसके बुनियादी ढांचे को नया रूप दिया, पर औपनिवेशिक दौर के खत्म होने के बाद वे देश ही स्वयं को लोकतांत्रिक बनाए रख सके जिनकी जड़ें लोकतांत्रिक मूल्यों से सिंचित थीं। भारत उन्हीं में से एक रहा है। यह सच है कि आम तौर पर सत्ता स्वभाव से ही क्रूर और दंभी होती है। सत्ता कोई भी हो, क्रूर और दंभी होती है। इसलिए लोकतांत्रिक संविधानों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। असीमित अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। बावजूद इसके यह भी सच है कि नीति और कानूनी प्रावधानों के फांकों का अनुचित इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक सत्ताएं और सार्वजनिक प्रतिष्ठानें भी अलोकतांत्रिक आचरण करती रही हैं। लेकिन ऐसा आचरण भी अनदेखा नहीं रह पाते। ऐसे आचरण भी अनदेखे नहीं रह पाते। हम सब समझ रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग व सचेत नागरिक समाज सत्ताओं के ऐसे मनमानेपन और अलोकतांत्रिक दुराग्रहों से भरे मंसूबों को साहस के साथ उजागर करता रहा है। एक जीवंत, गतिशील और संवेदनशील समाज की यह एक प्रमुख पहचान भी है। एक शिक्षक की भूमिका नागरिक समाज, अब मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं, नागरिक समाज पर बार बार जोर दे रहा हूं, जो सिविल सोसाइटी का हिंदी अनुवाद है। एक शिक्षक की भूमिका नागरिक समाज के निर्माण और लोकतंत्र की सार्थकता व सफलता दोनों संदर्भों में सर्वाधिक अहम है। कक्षा, विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की कक्षा ही वह जगह है जहां कल्पनाशीलता और स्वप्न जीविता आरंभिक आकार ग्रहण करती है। अनिल प्रसाद जी भी इस तरफ हमारा ध्यान खींच रहे थे। दूसरे शब्दों में, ये मेरी निजी तौर पर भी मैं इसे बल देना चाहता हूं, दूसरे शब्दों में राष्ट्र कक्षा में ही बनता है। जब मैं एक अध्यापक के तौर पर कक्षा में होता हूं तो मुझे यही लगता है कि मैं राष्ट्र बना रहा हूं, और हम सभी शिक्षकों को ऐसा लगता है, जो भी गंभीर हैं अपने प्रोफेशन के प्रति। इस लिहाज से शिक्षक की भूमिका स्वतः अद्वितीय और असाधारण हो उठती है। देश के भावी नागरिक भविष्य में क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे, ये दोनों बातें कक्षा समय के सार्थक और गंभीर उपयोग व दुरुपयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। आखिर के 2 पैराग्राफ और हैं। कक्षा की शिक्षा का संबंध देश की शिक्षा नीति से है। हम कक्षा में क्या पढ़ाते हैं,
ये यूं ही नहीं हम पढ़ाते हैं, उसके पीछे हमारी देश की पॉलिसी काम करती है। कक्षा की शिक्षा का संबंध देश की शिक्षा नीति से है और शिक्षा नीति तय होती है सदन में। दूसरे शब्दों में, सदन में आसन पाए जनप्रतिनिधि ही नीति निर्माण के दायित्व का वहन करते हैं और इस तरह अच्छे बुरे परिणामों के लिए वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार भी होते हैं। जनप्रतिनिधि जन भावनाओं के वाहक भी होते हैं। ऐसे में यह देखना और विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश की आम जनता शिक्षक समाज के बारे में कैसी धारणा रखती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आम लोगों में शिक्षकों के लिए परंपरागत आदर भाव घटता जा रहा है। शिक्षा जैसे जैसे वस्तु बनती जा रही है, शिक्षक भी उसी रफ्तार में शिक्षा कर्मचारी व अधिकारी बनता जा रहा है और शिक्षण संस्थान डिग्री प्रदाता कंपनी बनते दिख रहे हैं। और ऑनलाइन के इस टाइम में तो ये और भी चीजें स्पष्ट हो गई, और भी ज्यादा खुल के सामने आ रही। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक हो उठती है कि हम किधर जा रहे हैं और जाने अनजाने जिधर जा रहे हैं, क्या उसके खतरों से हम अवगत हैं? अब थोड़ी बात स्वयं हम शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं के लोकतांत्रिक आचरण और शैली की। क्या हम सब अपने स्तर पे अपेक्षित लोकतांत्रिक हैं? क्या हम अपने विद्यार्थियों के संदर्भ में वही लोकतांत्रिक व्यवहार का अनुपालन करते हैं जो अपने संदर्भ में अपने से ताकतवरों से अपेक्षा रखते हैं? प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, शोध निर्देशक, डीन, कुलपति जैसे शैक्षिक सह प्रशासनिक पदों पर भी हम शिक्षक गण ही होते हैं या कहें बनाए जाते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि हमारा आचरण पद पाते ही धीरे धीरे अलोकतांत्रिक होता चला जाता है। पर इस सच्चाई से, अब इसे व्यवस्था का दोष कहें या व्यक्ति दोष, पर इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। शैक्षिक संस्थाओं के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए और बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। कक्षा और बृहत्तर समाज के बीच के अंतर को पाटते हुए हमें इसे एक राष्ट्रीय मिशन की तरह लेना चाहिए। किसान और मजदूर परिवारों से आने वाले पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों के प्रति हमें अधिकाधिक सरल और संवेदनशील होना होगा। कहना ना होगा कि संस्थागत अलोकतांत्रिक व्यवहारों का सबसे अधिक खामियाजा यही वर्ग उठाने को अभिशप्त होता है। इस संगोष्ठी की सार्थकता भी इसी पहल में निहित समझी जानी चाहिए। धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और वाकई में वो पॉइंट्स रखने के लिए जो आपने बनाए थे, आपने लिखे थे, और वाकई में आपने बहुत ही शानदार पॉइंट्स बताए हैं। आज वाकई में जो वर्ग पीछे रह जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको आगे लाने की जरूरत तो है ही। और वाकई में जब स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बताया, जब आप क्लास में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो वाकई में आप राष्ट्र का निर्माण करें, और उसी के साथ साथ जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आज आने वाले राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी को जो आज अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके हम सभी के बीच आए हुए हैं। तो उनका वेलकम करूंगी, जिन्होंने, अगर उनके बारे में